न्यू दृष्टि एकेडमी से मैं विपिन सनोडिया टाइगर्स एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारा लेक्चर क्या होने वाला है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ध्यान से देखिएगा ना, निर्देशक तत्व के बारे में। दोस्तों हमारे राज्य की नीति निर्देशक जो तत्व हैं ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों इसमें छोटी छोटी बातें हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखी जाती हैं, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, DPSP भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों, इसलिए इसे DPSP के नाम से भी हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं। दोस्तों एग्जाम में आता है कि हमारे यहाँ पर ये जो है नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में आता है, तो दोस्तों भाग की बात करेगा तो आपको बताना होगा भाग नंबर 4 में आता है। आपसे ये क्वेश्चन कर ले दोस्तों कि हमारे कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद की बात करेगा तो 36 से 51 में है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपसे अनुच्छेद तो पूछ लिया, लेकिन एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि ये भाग कहां से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, तो ये एग्जाम में आता है। तो दोस्तों आपको क्या बताना है, आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है दोस्तों, ये आयरलैंड से लिया गया है। संविधान के कुछ ना कुछ भाग कहीं ना कहीं से लिए गए हैं, इस बात का विशेष ध्यान देना। ठीक है दोस्तों, तो आपने यहां पर क्या देखा कि हमारे इसमें 4 क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। कौन कौन से, सबसे पहले नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, ये हमारे यहां पर बोला उन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हमारे पास शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, DPSP कह सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट यहां से होता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में आता है, तो भाग 4 में आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से अनुच्छेद में है, तो 36 से 51 तक है। हम बात कर सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है, तो आपको बताना होगा आयरलैंड से लिया गया है। क्लियर हुआ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसी के आगे। सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि आपने तो देखा होगा कि दोस्तों इस संघ के जो सलाहकार थे वो कौन थे, तो आपको पता होगा संघ के सलाहकार कौन थे दोस्तों। ये आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, पूछ लेता है कि इस संघ में हमारे पर कौन, इसके सलाहकार कौन थे, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए BN राव थे। कौन थे दोस्तों, BN राव थे। क्लियर है, अब ध्यान देना, BN राव जी ने इसमें 2 सलाहें दी थी। वो कौन कौन सी सलाहें दी थी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसमें 2 सलाहें दी थी। वो नंबर 1 सलाह की मैं बात करता हूं। इनका कहना ये था कि हमारे यहाँ पर 2 प्रकार की सलाह में कि जो ऐसे हमारे यहाँ पर या इस प्रकार के मौलिक अर्थात को रेखित किया था उन लोगों ने कि हमारे यहाँ पर जो तुरंत लागू हो उसे हमारे क्या कर देना चाहिए, उसे हमारे यहाँ पर चलन में परिवर्तित कर देना चाहिए, या न्यायालय में परिवर्तित कर देना चाहिए। जो तुरंत लागू हो, क्या हो दोस्तों, तुरंत लागू हो जाए, है ना, और क्या हो, वो हमारे पर न्यायालय में क्या हो जाए, न्यायालय में तुरंत, है ना, बिल्कुल जस्ट हमारे परिवर्तित हो जाए। इनका कहना ये था। लेकिन इनका एक और दूसरा शब्द ये कहना था कि वो जो धीरे धीरे सरकार द्वारा लागू हो सके, ऐसे हमारे पर न्याय मौलिक अधिकार तैयार करना चाहिए जो धीरे धीरे क्या हो सके दोस्तों, धीरे धीरे सरकार में हमारे पर लागू हो सके। क्लियर हुआ दोस्तों, ये हमारे यहाँ पर इन्होंने कहा था। लेकिन दोस्तों हम बात करें यहाँ पर किसके बारे में, उद्देश्य के बारे में, तो हमारे एग्जाम में आता है ये उद्देश्य। तो दोस्तों ये उद्देश्य भी पूछा जाता है कि उद्देश्य क्या है, इसमें हमारे यहाँ पर क्या क्या जोड़ा गया है, क्या क्या हमारे पर इसमें देखा गया दोस्तों। हम लोग इसे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, तो ध्यान समझिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ पर आप लोगों ने इसमें जरूर देखा होगा कि ये जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या है। नंबर 1 में उद्देश्य की बात करता हूँ, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों कि इसमें हमारे यहाँ पर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इसका काम क्या था कि लोक कल्याणकारी राज्य की क्या करना था,
स्थापना करना था। ठीक है तो मेरे दोस्त, तो ये स्थापना करना था। आपको समझ में आ गया एक चीज। लेकिन दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर दूसरी चीज में ये कहता है दोस्तों कि यहाँ पर एक चीज ये भी है कि जो जनता के लिए हमारे पर क्या हो जाए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना तो हो, लेकिन जनता के लिए क्या हो, ये तो जनता के लिए ये सकारात्मक सोच में हो। जनता के लिए कैसे सकारात्मक, या जनता के हित में कार्य करे, या इस बात का ध्यान देना। लेकिन दोस्तों और दूसरी बात क्या थी, पहली बात तो ये समझ में आ गई आपको, लेकिन दूसरी बात भी ये थी दोस्तों कि आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। क्या करना है दोस्तों, आर्थिक सामाजिक तथा लोकतांत्रिक की क्या करना है, स्थापना करना है। समझ आया दोस्तों। तो ये दो चीज आप लोगों को ध्यान से देखना होगा। लेकिन दोस्त मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हमारे यहाँ पर ये तीन प्रकार के विचार का इसमें अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। ये तीन प्रकार के जो विचार हैं वो क्या हैं, तीन विचार मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो हमारे पास दोस्तों इसमें जो हम लोग अनुच्छेद की बात करने वाले हैं 36 से 51 तक, तो ये हमारे यहाँ पर जो 36 से 51 तक हैं इसमें हमारे पर तीन चीजों में ही वर्णित किया गया है। अब वो तीन चीज कौन कौन सी हो सकती हैं दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसमें समाजवादी। क्या दोस्तों, समाजवादी। समझ में आया। समाजवादी के बाद आप लोगों ने एक और देखा होगा कि हमारे पास जिसको बोलते हैं उदारवादी। क्या बोलते हैं दोस्तों इसे, उदारवादी। समाजवादी वो आप देख सकते हैं, उदारवादी देख सकते हैं, और एक और देख सकते हैं जो गांधीवादी। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि गांधीवादी में क्या क्या है, इनमें किसके विचार है। ये विचार है दोस्तों, ध्यान रखना। इस समाजवादी में समाज के लिए, उदारवादी में उदारता के लिए, गांधीवादी में गांधी जी के लिए, गांधी जी के विचार। अब इस प्रकार से हम लोग तीनों विचार के बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन क्या सोचता था। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करें दोस्तों अनुच्छेद 36 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 36 के बारे में जानकारी देखते हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, है ना। चलिए अब यहां पर बात करते हैं राज्य की परिभाषा। क्या बोला है दोस्तों इसने कि हमारे इसमें क्या होना चाहिए, राज्य की परिभाषा होना चाहिए। ये किसने क्या कहा, कौन से अनुच्छेद में है, ये अनुच्छेद 36 में है। लेकिन दोस्तों आपको यहां पर देखना होगा कि राज्य की परिभाषा तो होना चाहिए, ये हमारे पास इसमें है। आपको स्पष्ट तरीके से समझ आ रही है कि राज्य की परिभाषा क्या होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन ध्यान दीजिएगा हमारे यहाँ पर अनुच्छेद 37 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 37 कह रहा है कि इसमें क्या हो कि न्यायालय में क्या हो दोस्तों, प्रवर्तकीय नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास प्रवर्तकीय नहीं होना चाहिए। किसमें, न्यायालय में क्या नहीं होना चाहिए, प्रवर्तकीय नहीं होनी चाहिए। दोस्तों 38 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 38 कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना की जानी चाहिए। तो दोस्तों हमारे पास में आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक की स्थापना हो तथा इनकी क्या हो सके दोस्तों, राजनीतिक के न्याय की स्थापना होनी चाहिए। समझ में आ गया दोस्तों आपको इतना। लेकिन मैं बात करता हूं क्या, तो हमारे पर 39 की बात करता हूं। ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 39 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 39 कह रहा है कि संसाधनों का उचित विवरण या समान कार्य के लिए हमें समान वेतन होना चाहिए। दोस्तों संसाधन, अब यहां पर एक शब्द आया है संसाधन का होना। तो दोस्तों इसमें क्या होना चाहिए, संसाधन का उचित वितरण होना चाहिए ताकि सारे लोगों को क्या मिल सके, संसाधन उपलब्ध हो सके, और सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन। अब ध्यान देना दोस्तों, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पर महिलाएं और कुछ लें और पुरुष और कुछ लें। तो दोस्तों सामान्य कार्य के लिए सबको सामान्य वेतन ही मिलना चाहिए। नहीं तो दोस्तों पता चल रहा है कि वेतन और कुछ मिल रहा है, उनको मतलब काम बहुत ज्यादा ले रहे हैं, वेतन नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों उनकी मेहनत के अनुसार हमें उनका क्या मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए। दोस्तों आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 39 का इसमें ही जोड़ा गया है, और आपको पता होना चाहिए दोस्तों अभी जो नई नई चीज जुड़ी थी, आप वो जोड़ने वाली बात आती है तो आपको इसमें बहुत सारी चीज देखने को मिलती है। तो ये कब जुड़ा था दोस्तों, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जुड़ा था। कब जुड़ा था दोस्तों, 1976 में इसे जोड़ा गया। क्लियर हुआ। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों 1976 में तो जोड़ा गया, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या हुआ कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना है। क्या देना है दोस्तों, इसमें समान
अवसर अवसर पर क्या देना है, न्याय देना है। क्लियर हुआ दोस्तों, अनुच्छेद 39 का में बोला गया है। क्लियर हुआ ये। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं बात करूंगा दोस्तों अनुच्छेद 40 की बात करते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 40 क्या कह रहा है, ये अनुच्छेद 40 कह रहा है कि इसमें पंचायत, क्या बोलता है दोस्तों, इसमें क्या होना चाहिए, पंचायत होना चाहिए। अब ध्यान देना, पंचायत आपने देखा होगा, पंचायत कहां पर देखने को मिलती है, हमें ग्राम में देखने को मिलती है। दोस्तों आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा पंचायत के बारे में, 73वां संविधान संशोधन 1993 को पढ़ाऊंगा मैं दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब मैं पंचायत पढ़ाऊंगा तो आपके बारे में फुल इसकी बात करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा होगा ग्राम पंचायत का क्या होना है, इसमें अनिवार्य है। तो ग्राम पंचायत का होना क्या है दोस्तों, इसमें अनिवार्य है, ये आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों मैं अनुच्छेद 41 की बात कर रहा हूं, और तीनों चीज में ध्यान रखना, 41, 42, 43, ये तीनों को ध्यान रखना है आपको, है ना। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, कुछ दशा में काम पाने का अधिकार होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें क्या बोला है, कुछ दशा में क्या होना चाहिए, काम पाने का अधिकार होना चाहिए। मतलब हमें क्या है, कोई ना कोई काम हमें मिलना ही चाहिए दोस्तों, इस बात का ध्यान देना। और आपने ये भी देखा होगा कि कार्य न्याय संगत की माननीय होना चाहिए। तो दोस्तों अनुच्छेद 42 क्या कह रहा है कि कार्य क्या होना चाहिए, हमारे यहाँ पर हित के लिए हो, हमारे हित के लिए हो, अर्थात एक शब्द और कह सकते हैं हम लोग कि न्याय संगत होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, न्याय संगत होना चाहिए। मान लो अब ये कार्य है, एग्जाम्पल मानिएगा, मैं साइंस पढ़ाने वाला हूँ, संविधान पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन मुझे बोल दिया है मैथ्स पढ़ाइए, तो मैंने उतना अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगा। हाँ, यदि मैंने मैथ्स की क्लास उस समय ना किया हूँ तो बात अलग, लेकिन यदि मुझे मल्टी टैलेंट हूँ तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो दोस्तों वही काम है कि यदि मुझे मैथ्स पढ़ाने के लिए बोला जाए तो मैं नहीं कर पाऊंगा, अर्थात मेरे क्या हो गया, ये तो मेरे न्याय के है, मेरे मतलब कि इसमें न्याय संगत है या अन्याय संगत है। दोस्तों न्याय संगत काम होना चाहिए। क्लियर हुआ आपका इतना, तो इस प्रकार से आपको देखना होगा। तो दोस्तों अब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि आपने इसमें एक और चीज आपको अगर निर्वाह मजदूरी दर आपको पता होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 43 क्या कह रहा है कि निर्वहन दर मजदूरी होना चाहिए। अब ध्यान देना दोस्तों, नहीं तो पता चल रहा है कि अब हमारे यहाँ पर मुझे मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन मेरा जीवन यापन ही नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसे में हम लोग इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों इन तीनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। अब मैं काम करूँगा तो कुछ कार्य में काम पाने की मुझे क्या है, अधिकार होना चाहिए। काम करूँगा तो मुझे मेरा वो काम कैसा हो, न्याय संगत हो। 42 का कह रहा है कि वो काम न्याय संगत होना चाहिए, और 43 कह रहा है कि अब मैं जो काम कर रहा हूं वो मेरे कम से जीवन निर्वाह लायक तो हो। तो ये तीनों चीज आपको 41, 42, 43 याद कर लेना है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। क्लियर हुआ दोस्तों, लेकिन ध्यान दीजिएगा। अब अनुच्छेद 44 क्या कह रहा है दोस्तों, इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 44 का कहना है कि समान नागरिकों की संहिता होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, समान नागरिक संहिता होना चाहिए। क्लियर हुआ दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 45 की। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अब हमारे यहाँ पर मैंने आपको अनुच्छेद 45 पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फीडबैक में जाऊंगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा अनुच्छेद 21 का क्या कहता है, अनुच्छेद 21 का कहता है कि निःशुल्क शिक्षा देना चाहिए। कितने से बच्चों के लिए? 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद 45 क्या कहता है, 6 वर्ष से कम वाले बच्चों को क्या करना होगा, उनकी आयु शिक्षा देना होगा। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि इसे हमारे पर कब जोड़ा गया था, तो 82वें संविधान संशोधन। आपने ये भी देखा होगा दोस्तों कि 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था इसे वो। तो 86वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया था? 2002 में जोड़ा गया था। 45 में कि हमारे यहाँ पर 6 वर्ष से कम आयु वाले शिक्षकों को क्या करना है, शिक्षा देना है। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आपने तो ये देखा, लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों कि इसमें हमारे यहाँ पर 47 में क्या होता है कि हमारे पर जो जो आपने देखा होगा कि हम लोग बोलते हैं ना कि मद निषेध है ना, मद निषेध या पोषाहार या स्वस्थ है ना, वो ध्यान देना। तो इसमें क्या होता है, मद निषेध हमारे यहाँ पर ये मद निषेध पर क्या होना है, प्रतिबंध होना चाहिए। प्रतिबंध होंगे तो हम लोग क्या होंगे, तो दोस्तों जैसे हम लोग क्या होगा, मद निषेध हमारे पास से प्रतिबंध हो जाएगा तो हमारे यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या होने लगेगा,
पोषाहार होना लगेगा, और पोषाहार होने पर हम लोग क्या रहेंगे, तो स्वस्थ रहेंगे। तो 3 चीज याद रखिएगा, क्या हो इसमें, ये मद निषेध, पोषाहार और स्वास्थ्य, है ना। इन तीनों चीजों का क्या बोला गया, 46 में हमारे पर इन चीजों में वर्णन किया गया है। क्लियर हुआ दोस्तों। लेकिन इसमें क्या क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। 47 अर्थात ये 47 की बात थी, सॉरी, है ना, ये आप लोग देखेंगे। ये तो हमारे पास, सॉरी दोस्तों, ये 47 में है ना। अब मैं 46 में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 46 में हमारे यहाँ पर ये कहा गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति शिक्षा आर्थिक नीति का सामान्य क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। तो इसमें क्या है दोस्तों, ST SC के लिए हमारे पास सामान्य प्रकार का न्याय होना चाहिए। और 47 में क्या है कि महानिषेध, पोषण और स्वास्थ्य पर हमारे पर क्या है, इन पे वर्णन किया गया है। लेकिन 48 क्या कह रहा है दोस्तों, इस बात का ध्यान देना। 48 अनुच्छेद कहता है कि हमारे पास कृषि, पशुपालन एवं उद्यान पशुपालन आदि का क्या होना चाहिए, इनका संरक्षण होना चाहिए। कृषि, पशुपालन, उद्यान, क्या है दोस्तों, इसमें कृषि करना चाहिए, पशुपालन करना चाहिए, उद्यान करना चाहिए। अब दोस्तों वो अब क्या मदिरा नहीं पिएगा, हमारे पर नशा नहीं करेगा, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा कि हाँ कृषि के लिए काम कर लिया जाए, उपजाया जाए, इस प्रकार से काम कर लेना चाहिए। लेकिन हमारा 48 का क्या कहता है दोस्तों, 48 का हमारा कब जोड़ा गया, ये याद रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे क्या कर दिया गया दोस्तों, इसे तो हमारे यहाँ पर 1976 में जोड़ा गया, सॉरी, हाँ। तो ये 42 संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, तब इसे जोड़ा गया था। क्लियर हुआ दोस्तों। तो इसमें क्या जोड़ा गया कि पर्यावरण का हमें क्या करना होगा, संरक्षण करना होगा। पर्यावरण का क्या करना होगा, संरक्षण करना होगा। दोस्तों हम 39 की बात करते हैं, तो 39 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 39 कहता है कि राष्ट्रीय स्मारक की हमें क्या करना होगा, राष्ट्रीय स्मारक तथा कोई भी स्थान का हमें संरक्षण करना होगा। तो राष्ट्रीय स्मारक हो तो हमें, या फिर बहुत पुरानी स्मारक हो, उन्हें हमें क्या करना होगा, संरक्षण करना होगा। अब हम 49 की तो बात कर रहे हैं, लेकिन अब बात करते हैं हम 50 की। दोस्तों कार्य, हमारे पास जो कार्यपालिका तथा न्यायपालिका हमारे पर क्या होना चाहिए दोस्तों, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। अब दोनों बढ़ गई दोस्तों 50। अब ध्यान देना, 50 मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब ध्यान देना, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका में क्या होना चाहिए दोस्तों, तो हमें इसको, इन दोनों के बीच में पृथक्करण होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, पृथक्करण होना बहुत जरूरी है। ये किस में कहा गया है, अनुच्छेद 50 में कहा गया है। और लेकिन अनुच्छेद 51 की बात करता हूं, तो दोस्तों अनुच्छेद 51 में क्या कहा है कि अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा अभिवृत्ति दी गई है। तो इसमें क्या बोला गया है, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा अंधिवृष्टि की गई है। आपको ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों आपने आज देखा क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।